तो पटरी से उतर गए दीदी के रेल मंत्री। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी के बेहद करीबी और रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी ने आहत होकर दीदी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी से जुड़ने के संकेत दे रहे हैं। करीब 3.5 साल पहले दीदी के करीबी और रेल मंत्री रहे मुकुल रॉय भी साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ममता अब पहले वाली ममता नहीं रही? क्या उनकी नीति और नियत बदल गई है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बात करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। बीजेपी से हैं सांसद अर्जुन सिंह, उनके पास हम चलेंगे। टीएमसी के प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी भी मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं चंदन घोष चौधरी, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संगीत रागी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन चर्चा हम शुरू करें उससे पहले दिनेश त्रिवेदी ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ आज कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। संदेश तो ये जा रहा है जनता में कि दीदी की रेल जो है वो पटरी से उतर गई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं है चुनाव नतीजों में क्या होगा। क्या अभी भी आपको लगता है कि टीएमसी चुनाव नतीजों में बाजी मार सकती है क्या बंगाल में? भैया हमने तो जो फैसला किया है ना, हम कहना क्या चाहते हैं कि चुनाव नतीजे को नज़र में रखते हुए नहीं किया है। चुनाव के नतीजे तो लोगों पर है ना, लोगों पे चुनाव के नतीजे हैं। आपके वो यदि एडवाइज़र है उसकी माने तो टीएमसी जीत रही है, तो उनको तो खुशी होनी चाहिए ना कि उनकी जीत के पहले हम चले आए। उनको यदि ऐसा लगता है और उनको सबको अपना अपना हिसाब किताब होता है, हम यही कहना चाहते हैं कि वो आकलन लगा के यदि आते तो फिर वो एक लेन देन का हिसाब हो जाता है। लेन देन का हिसाब नहीं होता पॉलिटिक्स में, एक क्षण आता है जी। और मान लीजिए टीएमसी हार गई, मान लीजिए, और बुरी तरह से हारी, और उसके बाद हम छोड़ते तो आप क्या कहते? वो उस समय की बात अलग होती। और इस चुनाव के संघर्ष में यदि आपका कोई रोल है ही नहीं, क्या हम जाकर अब नड्डा साहब की गाड़ी को जब अटैक हुआ हमने उसका विरोध किया, तो पार्टी ने मेरा विरोध किया, तो हम क्या बोलते कि भाई नड्डा साहब की गाड़ी को अटैक किया, ये बंगाल का कल्चर है, यही कल्चर हम आगे बढ़ाएंगे? आप बताइए मुझे। हमें तो लोगों को जवाब देना पड़ता है ना। अब लोग कहते हैं कि अब नड्डा साहब आए, इतने वरिष्ठ है। मैंने कहा वरिष्ठ नहीं, एक नागरिक पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा बदलाव हमने दिया? हम तो जवाबदारी है ना, पार्टी को सिर्फ नहीं, जनता को जवाब देना पड़ता है। तो अब से थोड़ी देर पहले दिनेश त्रिवेदी ने एबीपी न्यूज से बातचीत की थी, उस बातचीत का अंश हमने आपको सुनवाया और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तमाम दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैंने आपका परिचय करवाया था। सीधे मैं जितेंद्र तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पहले मुकुल रॉय गए बीजेपी में, अब दिनेश त्रिवेदी संकेत दे रहे हैं। क्या वजह है? कहीं ये दीदी की जो सियासी रेल है, जिस तरीके से आपके पुराने रेल मंत्री सब छोड़ रहे हैं, पटरी से उतर तो नहीं रही है? और तृणमूल कांग्रेस की विशेषता ये है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये नेताओं की पार्टी नहीं। तो कार्यकर्ता दीदी के साथ है, कार्यकर्ताओं की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। तो कौन नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पार्टी को छोड़कर जाता है, इससे पार्टी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जहां तक रेल मंत्रियों के जितेंद्र तिवारी जी, एक मिनट, एक बात मैं इसमें जोड़ दूं, आप पूरा जवाब दीजिएगा, पूरा मैं आपको मौका दूंगा। दिनेश त्रिवेदी ने जब एबीपी न्यूज से आज बातचीत की, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ममता बनर्जी चापलूसों से घिर गई हैं। आप कह रहे हैं ना कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दिनेश त्रिवेदी ने यही कह के अपनी पीड़ा जाहिर की है कि दरअसल अब यहां पर करप्शन का बोलबाला है, हिंसा का बोलबाला है, कार्यकर्ताओं नेताओं की नहीं सुनी जाती है, सिर्फ चापलूसों ने घेर रखा ममता बनर्जी को। देखिए, उन्होंने कहा था, मैंने भी सुना, उन्होंने कहा कि यहाँ उनका दम घुट रहा है, लेकिन उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। और आप 1-2 दिनों के अंदर देखेंगे वो बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी के पास रखा हुआ है। पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका क्या डील हुआ है, ये देश की जनता 1-2 दिनों के अंदर देख लेगी। लोकसभा चुनाव में माननीय श्री अर्जुन सिंह जी से पराजित होने के बावजूद ममता बनर्जी ने उन्हें अपर हाउस में भेजा। तो ये क्या चापलूसों की बात सुनने की बात है?
उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर पूरा सम्मान पार्टी ने दिया। और जब नवनीत सिंह 26 जनवरी को जब नवनीत सिंह की कृषक आंदोलन में हत्या होती है, तब ये व्यथित नहीं होते, तब इनको दुख नहीं, दर्द नहीं होता। लेकिन दूसरी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर ये इतने व्यथित हो जाते हैं कि पार्टी को संसद का पद छोड़ देते हैं बिना पार्टी से पूछे हुए। तो ये एक मैं बार इसका जवाब ये अर्जुन कहेंगे सिंह जी क्या? से ही ले लेता हूं। बीजेपी के आने सांसद वाले मेरे दिनों साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है अर्जुन जी, आपने सुना टीएमसी के नेता को, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं और ये अवसरवादिता है दिनेश त्रिवेदी ने जो काम किया है। दिनेश त्रिवेदी जी जिस तरह से साहसिक फैसला लिया है उन्होंने कि मात्र 2 महीना हुआ उनको, 3 महीना हुआ और राज्यसभा में उनको नॉमिनेट किया गया था और उन्होंने राज्यसभा का पद छोड़ दिया। और जो उन्होंने कहा है कि यहाँ दम घुट रहा है, लोगों पर हमले हो रहे हैं, नेताओं पर हमले हो रहे हैं। मैं, हमारे भाई हैं जितेंद्र तिवारी जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ एक ही बात, उनकी बात को मैं दोहरा कि एक छोटी सी घटना घटी थी, उनके लिए कन्फ्यूजन हुआ था तो रातों रात उनके पार्टी ऑफिस तोड़ दिए गए थे। उनके पार्टी ऑफिस जहाँ वो बैठते थे, वो उस पार्टी में रहते हुए भी उनके पार्टी ऑफिस को तोड़ दिया गया था। तो प्रवक्ता हैं, आज बोल रहे हैं कि बीजेपी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रही है कि क्या घूम रही है। तो ये थोड़ा हमको लगता है कि थोड़ा ट्रैक से अलग हट के बात कर दी है, क्योंकि एक बात खुद उनके उनके साथ साथ वही कही है घटना जितेंद्र है। तिवारी ने, वो आप कह रहे हैं कि ये साहसिक निर्णय है दिनेश त्रिवेदी का, तो साहस अगर ये जुटा पा रहे हैं तो संबल आप ही लोग बन रहे हैं ना बीजेपी वाले। वो कह रहे हैं जितेंद्र तिवारी की कोई अंदर खाने डील हो गई है बीजेपी के साथ दिनेश त्रिवेदी की। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी राज्यसभा में है, उसको क्या मतलब है, अगर वो उसको सिर्फ मजा लेना है, आराम से रहना है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी रिजाइन देने का। और वो आराम से बैठ के पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते थे, पार्टी के सपोर्ट में भी बोल सकते थे। लेकिन ये उनका निर्णय है जो साहसिक निर्णय है, और उन्होंने साहस करके ये पार्टी भी छोड़ी और सदस्यता भी छोड़ी। तो इस कदम को मैं उनका साहसिक कदम जरूर बोलूँगा। हाँ, अच्छा। कल क्या करेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको फ़ोन किया था और मैंने कहा कि भैया आप वेलकम टू बीजेपी, आप आए, बीजेपी में साथ मिल के काम करेंगे हम लोग। और बीजेपी बंगाल में सिर्फ नेताओं की पार्टी नहीं रह गई है। आप हमारे भाई साहब को पता नहीं है, ज़मीनी स्तर पर जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी अब टीएमसी नहीं रह गई है, गुंडों की पार्टी रह गई है और पुलिस की पार्टी रह गई है। जितेंद्र तिवारी भी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इस बीच जरा मैं कांग्रेस के जो नेता उन्हें भी चर्चा में जोड़ लूं। चंदन घोष चौधरी हमारे साथ हैं। चंदन जी, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बहुत ही एकदम तटस्थ भाव में है पश्चिम बंगाल में। कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, कहाँ हैं आप लोग? एक बात पहले बोल दूं, ये कांग्रेस जहाँ पे अवस्थित किए अभी भी वहीं पे है। कांग्रेस का जो मॉडल है ये पूरा डेवलपमेंट का मॉडल है। ये कहाँ आना जाना, ये पॉलिटिशियंस लोग को इसका बारे में कांग्रेस का कोई चिंता नहीं है। क्योंकि पहले ये दिनेश त्रिवेदी का बारे में आप बात कर रहे थे, आप ये पहले पूछिए, अगर जब 2019 का इलेक्शन ये अर्जुन सिंह जी यहीं पे है तो उनका क्या रिएक्शन था तब दिनेश त्रिवेदी के बारे में, एंड कितना सारे रिमार्क्स उन्होंने किए हैं। अभी क्या है, अभी तो है ना कंपल्शन, ये तो कंपल्शन। अर्जुन जी बता दीजिए उस वक्त क्या प्रतिक्रिया थी? करना, फोन करना। फिर मैं संगीत रागी के पास जाऊंगा। लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस ये अच्छा हालत पे है अभी। मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं ना। अर्जुन सिंह है हमारे साथ। अर्जुन जी बता दीजिए प्लीज 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 प्लीज। देखिए, चुनाव में कोई भी लड़ेगा किसी के खिलाफ तो वो अपनी रणनीति के तहत वो अपने काम करते हैं। चुनाव में वो हमारे खिलाफ ममता बनर्जी का एक पॉलिसी है कि अपने पार्टी के लोग नेताओं को भी आपस में लड़ाती रहती हैं ताकि उनका गद्दी जो है अनचैलेंज रहे। तो इसी तरह से ममता बनर्जी हमें और
इनके खिलाफ लड़ाने की कोशिश हमेशा करती थी। ये आपका और मालूम नहीं ये था? जो लोग अरे भी यहाँ आप बैठे मालूम हुए हैं नहीं था टीएमसी में, अर्जुन जी सबको इतनी साथ यही मासूमियत होती से है। जवाब मत दीजिए, ये पहले मतलब आपको कोई लड़ा ले जाएगा। और रही कांग्रेस, इतने और नौसिखुए हैं आपकी, कोई लड़ा देगा आपको। रही बात कांग्रेस अर्जुन जी, की, हाँ। सुनिए ना, और सही बात ये है, कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस एक दूरबीन से खोजने वाली भी पार्टी नहीं रह गई है बंगाल में। कांग्रेस के प्रवक्ता को तो आप बैठाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस और सीपीएम, जिस कांग्रेस का, सुनिए एक सेकंड सुनिए, जिस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्राय 47,000 लोग की हत्या किया था वामपंथियों ने, 47,000 कांग्रेस कर्मियों की हत्या करने वाले वामपंथियों के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या बात करेंगे अर्जुन जी? ये क्या बात करेंगे? अर्जुन जी, कांग्रेस इनसे तो बात करना बेकार है। पार्टी बंगाल में 47,000 कार्यकर्ताओं की हत्या होने के बावजूद तो भी ये गद्दी के लिए और सीट के लिए आप चले गए कांग्रेस के साथ। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूं और मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अब मैं संगीत रागी जी का रुख करूंगा। पार्टी कौन है बोलिए? संगीत रागी जी का मैं रुख करना चाहूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, क्या वजह हो सकती है इतनी बड़ी संख्या में जो तमाम पुराने लेफ्टिनेंट थे ममता बनर्जी के, दीदी के साथ रहे, संघर्ष के दिनों के साथ ही पार्टी को बनाने वाले लोग एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात तो ममता बनर्जी जी ने जो उनके राजनीतिक तेवर थे और जिस प्रकार के मुद्दों को लेकर के वो बंगाल की राजनीति में आई थी, वो घोर सीपीएम विरोधी थी, राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ थी, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक संस्कृति को जन्म देने की बात की। तीसरी बात बंगाल की समृद्धि के लिए थी और चौथी बात जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बात थी। लेकिन जैसे ही सत्ता में आती हैं दीदी, ये सारे के सारे नारे गौन हो जाते हैं। राजनीतिक हत्याओं का दौर जो है वो चलते रहता है। राजनीतिक संस्कृति, जो हत्या की संस्कृति जो बंगाल में वामपंथियों की देन थी, ममता दी ने उसको आगे बढ़ाया। और चूंकि उसके साथ जितने भी बांग्लादेशी मुसलमान आए थे जिनको भगाने की बात थी, वहाँ से उनको बांग्लादेश वापस भेजने की बात थी, उन मुद्दों के साथ भी ममता जी साथ खड़ी रह गई। तीसरी बात, पता नहीं क्यों जो वामपंथियों ने शुरुआत की थी, करीब करीब हिंदू बैशिंग जो है वो काम ममता बनर्जी ने एक और यहाँ भी शुरू किया, वो कंटिन्यू किया। तो बंगाल की राजनीति में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो परिवर्तन रहा नहीं। तीसरी बात यह है कि अगली बात यह है कि ममता दी के पास अब कोई राजनीतिक प्रयोग करने के लिए कोई उनके पास सूझ नहीं रहा है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट कर दिया है, ममता दी अब उस पर सिर्फ एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं। और ध्यान रखिएगा, जो पार्टी एजेंडा सेट करती है, जितेंद्र तिवारी जी, ऐसा है क्या कि बीजेपी ने एजेंडा सेट कर दिया है, बिसात बिछा दी है बीजेपी ने और आप सिर्फ उनके हिसाब से सारे चाल चल रहे हैं? जितेंद्र तिवारी जी, हाँ जल्दी से रागी जी, जल्दी से खत्म कीजिए। मैं केवल रागी जी खत्म करने दीजिए जल्दी से। हाँ, मैं केवल एक बात कहूंगा, जहां तक धार्मिक तुष्टीकरण की बात की जा रही है, आता हूं जितेंद्र तिवारी जी, जरा उनको खत्म कर लेने दीजिए, रागी जी को खत्म कर लेने दीजिए। हाँ बोलिए। जी 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 मेरा अपना यही मानना है कि उनको अब नया प्रयोग करने को कोई सूझ नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जवाब नहीं दे रही है। और एक बात बस 10 सेकंड के अंदर मैं खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि बंगाल की राजनीति अपने सांस्कृतिक जड़ों की तरफ लौट रही है। मुझे कोई चुनाव नहीं याद आ रहा है, मैं पिछले 40 साल से चुनाव का देख रहा हूं, उसको अध्ययन कर रहा हूं। मुझे कोई ऐसा चुनाव नहीं आता है जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक चेहरों के बारे में, चाहे वो बंकिम चंद्र चटर्जी हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, इनके बारे में बात की जाए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ये बातें न वामपंथियों के राज में होती थी, क्योंकि ये सब हाशिए पर खड़े कर दिए गए थे। जवाब दीजिए जितेंद्र तिवारी जी। सब हाशिए पर खड़े कर दिए गए थे। दिनेश मुझे त्रिवेदी लगता ने है भी जो वो आज सारे इंटरव्यू के दिया सारे है, मुद्दे जो है वो बंगाल की मैं राजनीति समझ गया। रागी जी आपकी बात हो गई, जितेंद्र तिवारी जी, संगीत रागी जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। और दिनेश त्रिवेदी ने भी इस बात का जिक्र किया आज अपने इंटरव्यू में, ये कहते हुए कि बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही समृद्ध थी, लेकिन आज वहां पर हिंसा का वातावरण है, करप्शन है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। देखिए, दिनेश त्रिवेदी जी केवल 2 बात यदि कह दें तो हम लोगों के मन में शांति आ जाएगी। एक, वो ये कह दें कि आने वाले दिनों में मैं दूसरे किसी पार्टी से फिर राज्यसभा नहीं लड़ने जा रहा हूं।
दूसरा वो ये कहें कि अपने जीवन में मैं दूसरा कोई पद, दूसरा कोई राजनीतिक दल यदि मुझे मंत्री बनाता है, किसी कमेटी का चेयरमैन बनाता है, तो मैं उसे भी स्वीकार नहीं करूंगा। जितेंद्र जी, मुझे हैरानी हो रही है। मैं समाज सेवा जितेंद्र जी, सुनिए सुनिए एक मिनट सर सुन लीजिए, आप सीनियर लीडर हैं, सुन लीजिए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जी। सिर्फ दिनेश त्रिवेदी नहीं है, पूरी लिस्ट है मेरे पास, फहरिस्त है। मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, ये ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जिनका मतलब था टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस की पहचान थे, उनके चेहरे थे, संघर्ष के दिनों के साथी थे दीदी के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। और मतलब आपको जो छोड़कर जाए, आपको जो छोड़कर जाए वो सिर्फ महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जा रहा है। आपको कोई चिंता नहीं हो रही है, आपको ये नहीं लग रहा कि आत्ममंथन करने की आवश्यकता है पार्टी को? जितेंद्र तिवारी जी, सवाल मेरा ये है कि दरअसल दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि एक वक्त था कि हम लोग 5,000-6,000 रुपए के लिए, चंदे के पैसे के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागा करते थे, इस तरीके से हमने पार्टी बनाई है। आज करोड़ों रुपए किसी एजेंसी को दे दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट तरीके से चल रही है पार्टी। देखिए, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी की सेवा करे, जब नरेंद्र मोदी जी की सेवा करे, तब वो व्यक्ति दूध का धुला हुआ। लेकिन वही व्यक्ति यदि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाता है, तो आप आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। और यदि नहीं, ये दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं, दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं, और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी थे ना, जो आप बात कह रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि हम लोग इस तरीके से चंदा वगैरह जमा करते थे। आज आप लोग सैकड़ों करोड़ रुपए एक एजेंसी को दे रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से, कॉर्पोरेट तरीके से पार्टी चल रही है। जहां तक पैसे का बात है, कोई करोड़ों रुपया कुछ भी किसी एजेंसी को नहीं दिया गया है। और दिनेश त्रिवेदी जी को तो लोकसभा चुनाव में दीदी ने प्रार्थी बनाया था, जनता ने उन्हें ठुकरा दिया, जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया। इसके बावजूद ममता बनर्जी की ये सौम्यता है, ममता बनर्जी की ये महानता है कि दिनेश त्रिवेदी जी को फिर अपर हाउस में भेजा। अब जो खुद अपने चुनाव नहीं जीत सकते और उसके बाद वो चाहेंगे कि उनसे ही परामर्श करके पार्टी को चलाया जाए, पूरे बंगाल में पार्टी को पराजित किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो टेस्टेड है, उन्हें पार्टी ने टेस्ट करके देखा है, चुनाव में उन्हें भेजा गया। अच्छा, मतलब जो हार जाए वो आपके लिए मायने नहीं रखता है? नहीं, अगर कोई चुनाव हार जाए तो आपके लिए मायने नहीं रखता है? उसके बाद भी तो उन्हें अपर हाउस में भेजा गया, उसके बाद भी उन्हें अपर हाउस में भेजा गया। उनका अपना गुप्त एजेंडा है, कुछ दिन के अंदर आप जानेंगे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी करेंगे, वो चुनाव भी कहीं से। चलिए मैं अर्जुन जी से पूछ लेता हूं, अर्जुन सिंह जी एजेंडा है। हाँ, अर्जुन सिंह जी, बीजेपी के आप सांसद हैं, ये कौन सा गुप्त एजेंडा है जिसमें बीजेपी शामिल है दिनेश त्रिवेदी के साथ? तिवारी जी की बात सुन के मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जिस ममता बनर्जी का करीब लाखों बार बयान आ चुका होगा कि ममता बनर्जी अपनी लिखी हुई किताब की रॉयल्टी पर पार्टी चलाती हैं, उसका खर्चा पार्टी के देती हैं। ममता बनर्जी का करोड़ों बार बयान आ चुका होगा कि वो जो पिक्चर बनाती हैं वो शारदा नारदा को बेचकर या किसी को भी बेचकर उस खर्चे से पार्टी चलाती हैं। अभी मुझे मालूम हुआ जितेंद्र तिवारी का कि मैं भी इनके पहले से उस पार्टी में हूँ, था जब मैं उस भारतीय तृणमूल कांग्रेस में था, तो मैं इनके बहुत पहले से, मैं दिनेश त्रिवेदी जी पार्टी में था। तो हम लोग सही मानों में उस समय चंदा उठाकर ये पार्टी चलती थी। लेकिन आज कारपोरेट जगत को पैसा करोड़ों नहीं करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। और देखिए बड़ा ताज्जुब की बात है, वही तो जितेंद्र तिवारी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ही कॉर्पोरेट जगत को पैसे दें, एजेंसी हायर करें चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, तो सही है, ये लोग करें तो गलत है। सीधे मैं अर्जुन जी आपके पास आना चाहूंगा, आप जरा मुझे ये बताइए, ठीक है टीएमसी से सवाल पूछे जाएंगे कि उनके नेता क्यों जा रहे हैं, क्यों भगदड़ की स्थिति है, लेकिन बीजेपी में ही क्यों आ रहे हैं? आप जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्या बीजेपी टीएमसी के चेहरों के भरोसे ये परिवर्तन लाएगी? देखिए बीजेपी में क्यों आ रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है, तो लोग जो भी आएंगे वो बीजेपी में ही आएंगे, सत्ता के लिए। और रही बात, नहीं सत्ता की बात नहीं है, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए महोदय, सत्ता के लिए नहीं आ रहे हैं, सत्ता परिवर्तन करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए बीजेपी एजेंडा ठीक कर रही है, हम परिवर्तन यात्रा ठीक कर रहे हैं, और ममता बनर्जी, अर्जुन जी आप सांसद हैं, एक बड़े नेता है, धाकड़ नेता है, मेरे सवाल को आप समझ नहीं पाए या बहुत मासूमियत से जवाब दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि आप जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं उसमें चेहरे तो वही नजर आएंगे ना, बड़े लेवल पर चेहरे वही दिखने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जो ममता बनर्जी के बड़े सेनापति रहे, उनके सिपह सलार रहे। एक मिनट अखिलेश जी, आप उत्तर तो देने नहीं देते हैं, आप प्रश्न ज्यादा करते हैं।
एक बात मेरे को बताइए कि कितने लोग भाजपा से तृणमूल से भाजपा में आए हैं? चार चेहरे बता देता हूं, भाजपा चार तो इतनी बड़े बड़ी चेहरे पार्टी हैं, है, चार। इतना बड़ा सर इतना आप बड़ा शुभेंदु सर, अधिकारी मैं- हो, राजीव मैं- बनर्जी हो, मैं- मुकुल मैं राय हो, बंगाल की अब राजनीति दिनेश करता त्रिवेदी हूं, आप हो, मुझे क्यों आपको बता पता रहे है हैं? ना अर्जुन जी, ये वो ऐसे चेहरे हैं टीएमसी के जिनसे बीजेपी सर, का ये- काडर, बीजेपी का यही नेता लोग- कार्यकर्ता यही जमीनी लोग स्तर के पर लड़ाई भरोसे लड़ता पर तो रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां शासन नहीं बदलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी वहां शासन बदलने की तैयारी में है कि लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। किसी भी नेता के भरोसे, किसी के लोग के भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ परिवर्तन लाने की बात नहीं कर रही है। लेकिन आपका हमारे कार्यकर्ता ठगा हुआ लाखों महसूस की नहीं करेगा संख्या में अर्जुन जी। काम कर रहे हैं। अरे अर्जुन रही जी, आप तो बात- चुनाव लड़ते हैं, आप तो मास लीडर हैं, पब्लिक नहीं, के कोई बीच जाते ठगा हुआ हैं, महसूस नहीं आपका करेगा। कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा कि टीएमसी के देखिए, जिन नेताओं कोई के ठगा खिलाफ वो हुआ लड़ता महसूस रहा नहीं 5 सालों करेगा। तक, जहां अब चुनाव जहां जब वक्त पर नजदीक लोग आया तो वो सांस उनके लेना साथ हो मुश्किल लिए। है। जिस राज्य में वहां जो आदमी सांस नहीं ले पा रहा है, पुलिस और गुंडों के कारनामों से बड़े बड़े नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। हमारा परिवर्तन यात्रा निकल रहा है तो कोर्ट जाना पड़ रहा है, और इनका दूत यात्रा निकल रहा है तो बिना परमिशन का निकल रहा है। आप दिल्ली में यहाँ से बंगाल की स्थिति को आप समझिए जरा। यहाँ जो भी आज नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक ऐसी लड़ाई लड़ सर, रही यही है तो सवाल मैं जहां पूछ रहा हूं लोग ना का कि सही ये में समझदारी गलत चुनाव किया के जा वक्त रहा है क्यों जिस आ रही है? सरकार के तरफ से। अर्जुन जी, और ये उसको अगर समझदारी कोई निजात चुनाव के दिला वक्त सकता क्यों आ रही है? बंगाल को, पिछले सालों में वो क्यों नहीं भारतीय आई? जनता पार्टी। तो आप ये मेरे जाहिर सवाल का है कि जवाब ही नहीं भारतीय दे रहे जनता हैं। पार्टी के साथ चुनाव लोग नजदीक जुड़ेंगे, आया तब राष्ट्रवादी समझदारी के क्यों साथ आई? लोग जुड़ेंगे, राष्ट्रवादी शक्ति के साथ लोग जुड़ेंगे। ये जाहिर बात है, ये कोई कमेंट्स करने की बात नहीं है। चलिए, जितेंद्र कि वो तिवारी जी, जवाब हमारे दीजिए। कार्यकर्ता जो भारतीय चुनाव जनता आते ही पार्टी के टीएमसी में डिवोटेड भगदड़ क्यों? कार्यकर्ता है। इनको जी, पता है कि बंगाल में शासन हम बदल हमारी- रहे हैं, और जो लोग भी जिनकी जिनको हमारी देखकर पार्टी ने- उसमें सहायता होगी, मदद पहुंचेगी, उनका सब स्वागत भी कर रहे हैं। आप देखिए। नहीं, ठीक है, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं आपने दिया। चलिए, मैं जितेंद्र तिवारी का रुख कर लेता हूं कि चुनाव के वक्त ये टीएमसी के तमाम नेता बीजेपी में क्यों जाने लगे? हमारी पार्टी ने बार बार ये कहा कि ममता का विकल्प और ज्यादा ममता का विकल्प कभी क्रूरता नहीं हो सकता। और ये जो लोग हैं, ये अपने पर्सनल एजेंडे को लेकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी वॉशिंग मशीन है। जब तक उस वॉशिंग मशीन से बाहर जो लोग रहते हैं, वो दागी रहते हैं, वो काले रहते हैं। जैसे उस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, भाजपा के वॉशिंग मशीन में, वहां से वो धुलकर सादा होकर निकलते हैं। ये सिलसिला बंगाल में चलाया जा रहा है। और आपको अपनी कमजोरी नजर नहीं आ रही है जितेंद्र तिवारी? आपको अपनी कमजोरी नजर नहीं आ रही है कि आपके सभी लोग छोड़कर साथ छोड़कर जा रहे हैं? आपको ये लग रहा है कि हमारी कार्यकर्ता हमारी शक्ति हमारे कार्यकर्ता, ये भी कार्यकर्ता ही थे, ये भी नहीं, कभी हम कार्यकर्ता ये ही थे ना आपके साथ, नहीं, ये तमाम नहीं, बड़े नेता। नहीं, अरे इन लोगों शुभेंदु ने कभी अधिकारी दीवार हो, नहीं राजीव लिखा। बनर्जी हो, दिनेश त्रिवेदी हो, मैंने तो मुकुल राय हो, इनका अपना पर्सनल एजेंडा है। शुभेंदु अधिकारी को कहिए, हिम्मत है तो वो कहे कि नंदीग्राम जहां भी विधायक है वहां से वो चुनाव लड़ेंगे, ये घोषणा करने को कहिए उन्हें। इतनी हिम्मत नहीं है। इतने यदि मास लीडर होते तो जहां से चुनाव जीत कर आए, यदि हिम्मत है तो वो कहे कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। अभिषेक बनर्जी ने तो बार बार ललकार कर कहा कि हिम्मत है तो वहां से चुनाव लड़ के दिखाओ। ये हिम्मत नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी को भी ये धासा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सपना दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हम लोग आएंगे तो आप लोग जीत जाएंगे। बाद में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी भी चंदन घोष जी ठगा हुआ महसूस करेगी। चंदन घोष जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस चीज को? बड़ी संख्या में जो टीएमसी के लोग अब जा रहे हैं धीरे धीरे बीजेपी में, आपकी तरफ कोई नहीं आ रहा है? ये मेरा तरफ आने का बात नहीं है। जैसे आप देख रहे ये अर्जुन सिंह या जितेंद्र जी, इन लोगों का पास भी कांग्रेस ही है, और कांग्रेस के जैसे तोड़ी है ममता बनर्जी, अभी तो बीटेन बाय द सेम कॉइन। ये बंगाल का आम जनता ये मजाक देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। जैसे तैसे इन लोग एक ग्रुप से कोई दूसरा ग्रुप, एक पार्टी से कोई दूसरा पार्टी, ऐसे चल रहा है इन लोगों का। तो बात ये बनता है, ये अर्जुन सिंह जी इतना बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं अभी इन नेशनल चैनल में बैठ के, लेकिन ये अर्जुन सिंह जी का पूरा पास क्या है? ये नर्दा मामला का अभी उनका याद हो रहा है। ये इसमें कोई मतलब इंटरसेक्शन और इन्वेंशन नहीं हो रहे। लेकिन बात क्या है, अर्जुन सिंह जी जब तृणमूल में थे, नर्दा सरदा, तो तभी का मामला है।
अर्जुन सिंह तब एक बार भी नहीं बोले। तो बात ये बनता है, हर कोई जो अपना अपना दल में रहते हैं वो अपना अपना मतलब ये कवर अप करने चाहते हैं। तो चलिए मैं इसमें आता हूं, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है। रोहतक हत्याकांड में 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंद्र गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस, समयपुर बादली थाने की टीम और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर, रोहतक हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला, 5 हत्याओं का आरोपी सुखविंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत ही सनसनीखेज ये पूरा मामला सामने आया था और अब जाकर इस मामले में गिरफ्तारी हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि नौकरी से हटाए जाने से यह शख्स नाराज था। हालांकि अभी भी तहकीकात जारी है। रोहतक हत्याकांड में 5 हत्याओं का यह आरोपी सुखविंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस, समयपुर बादली थाने की टीम और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी मिली। 5 लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। सीधे आइए, आपको लिए चलता हूं। मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर ये कैसे गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस की टीम लगातार सुखविंदर की तलाश कर रही थी और जो दूसरे राज्य हैं उनकी पुलिस को भी कोऑर्डिनेशन के लिए बोला गया था। तो हरियाणा पुलिस की जो टीम थी वो दिल्ली में आई हुई थी और दिल्ली की जो आउटर नॉर्थ की पुलिस की टीम है उनके साथ मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। जैसा कि पुलिस के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये जो सुखविंदर था वो दिल्ली की तरफ आ गया था और पुलिस को जो टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जानकारी मिल रही थी कि वो समयपुर बादली इलाके में हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके हरियाणा पुलिस ने सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में अब वो बहुत सारे अहम सवाल है जो पूछे जाने हैं। ये उससे पता करना है कि आखिरकार मोटिव क्या था, मकसद क्या था, जो वजह बताई जा रही है पुलिस की तरफ से क्या वही वजह थी, और दूसरी बात ये कि क्या उसने अकेले ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था या उसके और भी साथी इसमें शामिल थे। संगीत रागी जी, आपके पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि क्या आज की तारीख में नेताओं का वाकई में कोई वैचारिक कनेक्शन होता है पार्टियों के साथ? ये वो तमाम नेता हैं, बड़े चेहरे हैं जो ममता बनर्जी के साथ रहे, एक तरीके से पर्यायवाची थे टीएमसी के, अब चुनाव आया तो बीजेपी में जा रहे हैं। किस तरीके से देखें हम इसे? देखिए, ये तो हमको मान करके चलना पड़ेगा कि वैचारिक निष्ठा जो है वो करीब करीब सारी पार्टियों में नहीं है। लेकिन हाँ, आप भारतीय जनता पार्टी, वामपंथ को आप देख सकते हैं कि वैचारिक पार्टियां हैं, ये उनके अपने काडर हैं और बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन जो कोर मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उससे ये नहीं भटकती हैं। मेरा एक दूसरी पार्टी है, जब पार्टी कोई विचारधारा की पार्टी जब एक मास पार्टी में कन्वर्ट करती है तो ऐसे द्वंद्व आते हैं पार्टियों के पास कि भाई आप चेहरे को लेकर के, आखिर आपने प्रश्न किया कि क्या चेहरे तो वही हैं, लेकिन जब वही चेहरे जब एक वैचारिक आंदोलन के साथ जुड़ते हैं तो उनमें व्यापक बदलाव होता है। और मैं इस बारे में एक ही चीज कहना तब तो सवाल खड़ा होगा ना रागी जी, जब आप रामायण नहीं ये 6 महीने पहले, साल भर पहले छोड़ के चले गए होते तो सवाल नहीं खड़ा होता। हाँ, देखिए यदि नाला में कोई अच्छा पानी मिल जाए जिसका जल राशि बहुत कम हो तो वो नाला का हिस्सा हो जाता है, लेकिन यदि बहती हुई धारा में यदि एक छोटा नाला यदि आकर के मिल जाए या कोई भी मिल जाए तो वो गंगा का हिस्सा बन जाता है। तो ये मैं मान करके चलता हूं कि जब मास पार्टी बनती है कोई पार्टी तो ऐसे बहुत सारे हैं जो विचार से नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो विचार प्रवाह के हिस्से बन जाते हैं। और आप देखेंगे विचार प्रवाह क्या है, हिंदुत्व का विचार प्रवाह, राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, ये मुद्दे जो ऐसे हैं वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं तो ये शुभेंदु अधिकारी के लिए कहा यह मुद्दा कभी रहा, ना राजीव बनर्जी के लिए कभी यह मुद्दा रहा, ना दिनेश त्रिवेदी के लिए मुद्दा रहा। आज हो गया, चुनाव आ गया तो मैंने इसीलिए कहा देखिए, ममता बनर्जी ने एक भरोसा दिया था बंगाल की जनता को कि उसे वहां वो एक व्यापक परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन से अलग ये दिनेश त्रिवेदी ने भी ये बात कही है, जितेंद्र तिवारी जी, क्योंकि वक्त नहीं है आपसे मैं चाहूंगा जवाब दीजिए इस पर। परिवर्तन की बात आप लोगों ने की थी और इससे बदला में परिवर्तित कर दिया आप लोगों ने, बदलापुर बना दिया एक तरीके से पश्चिम बंगाल को। हेलो, हाँ जितेंद्र तिवारी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं केवल एक बात कहूं कि ये ऑनलाइन परचेज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में सत्ता में काबिज होना चाहती है, चुनाव का परिणाम आने दीजिए। जो प्रोडक्ट वो खरीद रही है वो शोकेस में नहीं सजा के रखेंगे, डस्टबिन में दे देंगे जहां। और उन्होंने खुद, रागी जी ने खुद ये स्वीकार कर लिया कि गंदा जो पानी है वो समुद्र में मिल रहा है, यानी
दिनेश त्रिवेदी जी को, राजीव बनर्जी जी को, शुभेंदु अधिकारी जी को गंदा मैला पानी वो खुद कह रहे हैं। ये सुनकर उन लोगों को, उन नेताओं को कैसा लगेगा, ये तो बाद में उनके प्रतिक्रिया से पता चलेगा। नहीं, आपने इसे गलत समझा। ये चर्चा लंबी हो सकती थी, प्रवाह पर निर्भर करता है, वक्त नहीं है, वैचारिक प्रवाह आपका दूसरा हो संगीत सकता रागी है। जी, समय नहीं है, मुझे लेकिन माफी जब के आप साथ बड़े आप लोगों को बीच में प्रवाह रोकना के पड़ रहा है। हिस्से अर्जुन बने सिंह तो जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जितेंद्र तिवारी, आपका भी धन्यवाद। संगीत रागी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चंदन घोष जी, धन्यवाद। तपोवन की टनल में ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू हो गया है। उत्तराखंड से यह बड़ी खबर आ रही है। टनल के अंदर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चमोली पुलिस के मुताबिक अब तक कुल 38 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इस ड्रिलिंग के बाद कैमरा डालकर नीचे टनल में देखा जाएगा कि अब हालात क्या है, क्या कोई अंदर मौजूद है। और यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या मरीन कमांडो को नीचे भेजा जा सकता है या उस तरीके के हालात नहीं हैं। तमाम तरह की चुनौतियां और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, निराशा भी हावी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।